हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ की जो टाइप्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब समझ लिया था। अब जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं वो आगे फर्दर 3 पार्ट्स की हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है जी। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? ये बेटा वो लाइबिलिटीज़ हैं विच आर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन करंट से क्या पता चलता है कि ये लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी समय तक चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स। अब बेटा ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लाइबिलिटीज़ हैं बिज़नेस की, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिज़नेस को इनको एक ही महीने में पे बैक कर देना है। दे विल पे इट बैक लाइक कोई 2 साल में, 5 साल में, वो इसको आराम से लंबे समय के बाद भी वापस कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फिर है बेटा करंट लाइबिलिटीज़। इट रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज़ विच फॉल फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो छोटे समय के लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको अपन करंट लाइबिलिटीज़ बोल देते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन लाइबिलिटीज़ को आपको लगभग 1 साल के अंदर अंदर पे बैक करना होता है, तो ये होती हैं जी करंट लाइबिलिटीज़। नाउ कम्स द टर्म्स कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच मे और मे नॉट बिकम पेएबल इन फ्यूचर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। लाइबिलिटी के लिए आपने हमेशा यही रीड किया है कि लाइबिलिटी वो होती है जिसमें हमें पैसे वापस करने होते हैं, किसी पर्सन के या किसी बिज़नेस के। दैट्स राइट। लेकिन अगर यही फिक्स्ड ना हो कि हमारी लाइबिलिटी अराइज होगी कि नहीं, तो वो है कंटिजेंट लाइबिलिटी। मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो लाइबिलिटी बन भी जाए और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो लाइबिलिटी ना भी बने, तो ऐसी लाइबिलिटी को हम कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है जी। इधर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कंटिजेंट लाइबिलिटी का। फॉर एग्जांपल अगर किसी कोर्ट में केस हुआ पड़ा है, ठीक है, आप एक एग्जांपल लेकर चलो, एक बिज़नेस ने एक दूसरे बिज़नेस पे केस किया है कि आप लोगों को हमारा 1 करोड़ रुपया वापस करना है। ठीक है, अगर तो केस सक्सेसफुल हो जाता है फिर बिज़नेस को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन अगर ये केस उल्टा पड़ जाता है, वो लोग गलत साबित हो जाते हैं कोर्ट में, तो हो सकता है उनको अपनी ही जेब से 1 करोड़ रुपया देना पड़ जाए। तो ठीक है, तो ये कौन सी लाइबिलिटीज़ हो गई? कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है जी, जिनका अभी फिक्स्ड नहीं है, अनसर्टन है। हो सकता है वो फ्यूचर में लाइबिलिटीज़ बन जाए और हो सकता है ना भी बने। ठीक है जी। तो ये था हमारा लाइबिलिटीज़ के बारे में टॉपिक। अब हम करेंगे नेक्स्ट टर्म एसेट। एसेट मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ, बिज़नेस के पास एसेट्स होते हैं। ठीक है, जब मैं आपको अकाउंट समझा रही थी तो मैंने बोला था कि जो रियल अकाउंट होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट में जो रियल अकाउंट होते हैं उनके अंदर सिर्फ एसेट्स के बारे में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। सो एसेट होते क्या हैं, अब आपको एसेट की क्लैरिटी अच्छे से की जाएगी। ठीक है जी। एन एसेट इज़ एनी ओन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट और राइट हैविंग अ मनी वैल्यू। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगी। बिज़नेस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मनी वैल्यू होती है, मतलब जिसको बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, वो क्या होता है? वो होती है एसेट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे हर बिज़नेस का फर्नीचर होता है। अब देखो, फर्नीचर वैसे सेल करने के लिए थोड़ा ही लिया है बिज़नेस में। बिज़नेस तो वही सामान सेल करेगी ना जिन गुड्स में वो डील करती है। मान लो जो बिज़नेस है वो क्या करता है, वो अपने फर्नीचर को उनका ख़राब हो जाता है या फिर अगर वो बहुत पुराना हो जाता है तो वो उसको सेल करके नया फर्नीचर ले आते हैं। तो बेटा सेल करके पैसा मिला ना। तो बिज़नेस में जिस भी चीज़ की मनी वैल्यू है उसको हम एसेट्स बोल देते हैं। क्या बोलेंगे उसको? एसेट। ठीक है जी। अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स। देखिए बेटा, एसेट्स क्या है? एनी काइंड ऑफ मनी और एनी काइंड ऑफ थिंग विच हैज़ अ मनी वैल्यू इज़ नोन एज एसेट। अब एसेट्स की टाइप्स कौन सी हैं? एक तो करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी, ये 3 मेन टाइप्स होती हैं एसेट्स की। पहले हम समझेंगे करंट एसेट्स।
बेटा ये ऐसी एसेट्स हैं विच आर ब्रॉट इनटू द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, ठीक है, एंड these assets are present in a business for a short period of time। ये वो एसेट्स हैं जो बिजनेस के पास एक बहुत छोटे से समय के लिए ही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगी स्टॉक। देखो बेटा, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो सारा मटेरियल होता है या वो गुड्स होते हैं जो कोई भी बिज़नेस सेल करता है। अगर आप एक मॉल के अंदर जाओगे जहाँ क्लोथ्स बिक रहे हैं, ठीक है, तो उनका स्टॉक क्या है? क्लोथ्स है। तो बेटा वो स्टॉक उन्होंने सारी उम्र रखने के लिए तो नहीं लिया है। वो स्टॉक उन्होंने क्यों लिया है? ताकि वो उसको लेकर पैक करके कंज्यूमर्स को सेल कर सके। तो बेटा ऐसे एसेट्स जो बिज़नेस के साथ सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रहते हैं, उनको हम करंट एसेट्स बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टॉक, कैश। अब कैश भी बेटा किसी भी बिज़नेस के पास लंबे समय के लिए तो नहीं रहता ना। कैश की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वो यूज़ होता जाता है। तो ठीक है, कैश का भी यही सिस्टम होता है। देन इज नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट नाम से ही पता लग रहा है, करंट का ऑपोजिट होगा। तो नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस के अंदर लाए जाते हैं, ठीक है जी। ये लंबे समय के लिए बिज़नेस के अंदर लाए जाएंगे। अब बेटा जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं लाए जाते। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ख़रीद लिया और फिर उनको आगे बेच दिया, नहीं भाई। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, उनको बिज़नेस में लंबे समय तक चलाने के लिए लाया जाता है। ईज़िली उनको रीसेल नहीं किया जाता, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या एग्जाम्पल्स आ गए? जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है जी। अब ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको बिज़नेस एक बार ख़रीदती है ना, तो लाइफ टाइम चलाने की नीयत से ख़रीदती है। अब आप खुद ही सोचो, मान लो एक पर्सन ने एक फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीदी है जहाँ पे उसने फैक्ट्री लगाई है, अपना ऑफिस भी बनाया है, ठीक है, एक स्टोर भी बनाया है। तो आपको क्या लगता है, उसने मान लो आज अगर बिल्डिंग खरीदी है, वो 6 महीने के बाद क्या उस बिल्डिंग को बेच देगा? नहीं। ऑब्वियसली उसने इसी नीयत से ख़रीदी है ना कि अगर उसने बिल्डिंग ली है तो वो 5-10 साल तक एटलीस्ट चले तो सही, है कि नहीं। तो इसीलिए बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर ये किस में आ गए? ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ गए, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो थर्ड टाइप है एसेट्स की, वो है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? ये वो एसेट्स हैं जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। मैंने अभी एक शब्द बोला, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि अगर आप इसको मार्केट में बेचने जाओगे ना, तो आपको इसके बदले कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिज़नेस जब शुरुआत होती है ना उससे पहले करता है। जब एक पर्सन को अपना बिज़नेस जमाना होता है ना, तो वो ये एक्सपेंसेस तब करता है। बेटा अगर वो ये खर्चे ना करे तो फिर बिज़नेस तो चलेगा ही नहीं, कभी ट्रैक पे ही नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये खर्चे क्या है? फिक्टिशियस एसेट होते हैं, नाम की एसेट है, ठीक है। अगर आप इस एसेट को मार्केट में सेल करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई पैसा तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, ठीक है जी। जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म, वो है रिसीट। रिसीट वर्ड बेटा ऐसा है जो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सुना होगा। रिसीट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसी मनी फ्लो जो हमें किसी बाहरले सोर्स से रिसीव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी से पैसा रिसीव होता है तो आप उसको किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? आप बोलते हैं कि हमें मनी रिसीव हुई है। रिसीट्स वर्ड का इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है। तो रिसीट्स दो तरह की होती है अकाउंट्स के अंदर, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी कैपिटल रिसीट्स, ठीक है।
देखो मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल इनफ्लो वर्ड लिखा है। रिसीट क्या होता है? वो फाइनेंशियल इनफ्लो ही होता है। जब बिजनेस के अंदर पैसा आए, ठीक है, किसी भी कारण से आ सकता है, बिजनेस ने सेल की है तो पैसा अंदर आ गया, ठीक है। फिर बिजनेस ने अगर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर इंटरेस्ट आया है, तो वो भी तो पैसा ही अंदर आया ना बिजनेस के, ठीक है। तो बिजनेस आगे जाके दो तरीके का होता है। एक रिसीट्स दो तरीके की होती हैं, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स, ठीक है जी। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं बेटा जो बार बार रिपीटेडली बिजनेस के अंदर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स। अब बेटा सेल्स तो बिजनेस बार बार करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एक बार सेल कर दी बात ख़त्म। वो बिज़नेस थोड़ी है जो बस एक बार सेल की और बात ख़त्म कर जाए। बिज़नेस के अंदर तो रेगुलरली गुड्स बिकेंगे, हर दिन बिकेंगे, हर घंटा बिकेंगे गुड्स, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो रेपिटेडली या फिर बार बार बिजनेस के अंदर आती ही रहती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स वो पैसा है, वो फाइनेंशियल इनफ्लो है जो नॉन रेपिटेटिव है। नॉन रेपिटेटिव से यहाँ पे मेरा मतलब है कि वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होती, मतलब बार बार बिजनेस के अंदर कैपिटल रिसीट्स नहीं होंगी। ये कभी ऐसा होता है कुछ सालों में एक बार हो जाए, ठीक है, साल में एक बार हो जाए, 2 साल में एक बार हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ मशीनरी। अब आप एक ऐसे बिज़नेस को इमेजिन करो जहाँ पे मशीन से सामान बनाया जाता है। मशीन तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो मशीन ही नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बिज़नेस में सामान कैसे बनाएंगे, है कि नहीं। लेकिन कई बार उन्हें मशीन सेल करनी पड़ जाती है। कब सेल करते हैं वो? मान लो एक मशीन को 6 साल हो गए थे, अब वो मशीन बिल्कुल चलने की हालत में ही नहीं रही, बहुत ख़राब हो चुकी है, ना उससे गुड्स बन रहे हैं, और अगर उसको रिपेयर करवाने की कोशिश करो तो भी वो बहुत खर्चा करवा रही है। इससे अच्छा तो नई मशीन ही ले लो। तो उस केस में बिजनेसमैन मशीन को सेल करने में ही समझदारी समझता है। वो ऐसा सोचता है कि बस किसी भी तरीके से ये मशीन सेल हो जाए, कबाड़ में ही चली जाए बेशक, और इसके पैसे मिल जाए मुझे, और उसमें थोड़े से और पैसे मिक्स करके मैं नई मशीनरी ऑर्डर कर लूँगा, ठीक है जी। तो ये सेल ऑफ मशीनरी क्या रोज़ रोज़ होती है बिजनेस के अंदर? नहीं ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स, जो नॉन रेपिटेटिव है। ऐसी टाइप की ट्रांजैक्शंस बार बार रिपीट नहीं होती बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट टर्म मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब बिजनेस के अंदर क्या होता है? खर्चा, ठीक है। व्हेन द मनी इज स्पेंट ऑन वेरियस ट्रांजैक्शंस। जब हम पैसे को खर्च करते हैं, सिर्फ पैसा कमाना ही थोड़े ही होता है, पैसा खर्च भी तो करना पड़ता है ना बिजनेस को। तो इसको क्या बोलते हैं? आउटफ्लो ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, जो पैसा है वो बिजनेस के अंदर नहीं आता, वो बिजनेस से बाहर चला जाता है। दिस इज आउटफ्लो ऑफ मनी, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है जी। अकाउंट्स के अंदर हम एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरीज में रखते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपके साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है बेटा? ये वो एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल गुड्स पे किया जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या है? बेटा जितनी भी एसेट्स होती हैं ना, वो कैपिटल गुड्स के अंदर आ जाती हैं। ये ऐसी गुड्स हैं, ये ऐसा खर्चा है जो उस सामान को लाने में किया जाएगा जो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में रहेगा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस को एक बहुत महंगी मशीन खरीदनी थी, ठीक है, 15 लाख की मशीन है वो। तो बिजनेस ने सोचा किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ये पैसे का इंतज़ाम कर लेते हैं। एक बार पैसे का इंतज़ाम हो गया और ये मशीन आ गई, फिर तो कई साल पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उस मशीन से ही अपने को इतना सारा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एक बार तो आपको ये खर्चा करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ये नॉन रेकरिंग होता है, नॉन रेपिटेटिव होता है बेटा, बार बार नहीं करना होता ये खर्चा। अब ऐसी मशीन आप ऑब्वियसली काफ़ी साल चलाने की नीयत से ही खरीदोगे ना, कि हर साल 15-20 लाख की मशीन ले आओगे, ऐसे थोड़े ही होता है, ठीक है। सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल गुड्स पे किया जाता है। नाउ द सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो रेपिटेटिव नेचर का होता है, मतलब बार बार होगा ये बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जब बिजनेस अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी तो हर महीने यूज़ होगी, ऐसा तो नहीं है कि बिजली बस एक महीना यूज़ कर ली, बाद में बिजली का कोई काम ही नहीं है, कैंडल से काम चला रहे हैं बिजनेस के अंदर, ऐसा तो नहीं होगा ना। देखो बिजली का इस्तेमाल तो हर महीने होगा और उस खर्चे को पे भी करना पड़ेगा। तो ये कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है स्टॉक खरीदना। स्टॉक खरीदने पे जो खर्चा होता है उसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब बेटा ये जो खर्चा है ये रेवेन्यू आइटम्स या ऐसी आइटम्स पे होता है जो बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर ही होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला स्टॉक आएगा, आपने उस पर खर्चा किया और आपने उसको बेच के पैसे कमा लिए। स्टॉक को पूरी लाइफ टाइम थोड़े ही रख लोगे, कई साल थोड़े ही रख लोगे। आपने मंगाया, स्टॉक पे खर्चा किया, उसको मंगा लिया और फिर उसको सेल करके पैसे कमा लिए। अब नया स्टॉक तो लाना ही पड़ेगा ना, जो बिजनेस चलाना है तो। सो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी।